क्या नेपाल को चीन जैसा बनाना चाहते हैं वहां के प्रधानमंत्री ओली? जनरेशन जी ने क्यों फूका इनकलाब का बिगुल? यही है आज की सबसे बड़ी कहानी जो नेपाल की सड़कों पर खून, आंसू और गुस्से से लिखी जा रही है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू इन दिनों जंग का मैदान बनी हुई है। संसद परिसर में घुसकर प्रदर्शन करने वाले युवाओं का कहना है कि सरकार ने उनकी आज़ादी छीन ली। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार से तंग आकर हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को सेना को बुलाना पड़ गया। कई इलाकों में कर्फ्यू लागू करना पड़ा और प्रशासन ने तो यहाँ तक आदेश दे दिया है कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दो। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हालात नेपाल में बने ही क्यों? असल में पीएम ओली ने चीन के मॉडल को अपनाने की कोशिश की, ऐसा आरोप उन पर लगा। चीन की तरह नेपाल में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कड़ा सेंसरशिप लगाने की उन्होंने प्लानिंग की, ये भी आरोप लगे। अचानक से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे 26 प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इन्हें बैन किया गया। लेकिन जनरेशन जी के लिए यही प्लेटफॉर्म करियर, बिजनेस और संवाद का लाइफलाइन थे। सोशल मीडिया पर बैन लगा तो गुस्सा लोगों का फूट पड़ा। युवा कहते हैं कि असल मकसद करप्शन के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाना है। सरकार की नाकाम आर्थिक नीतियां, बेरोजगारी और नौकरी में पारदर्शिता की कमी, इसने इन सब चीज़ों में बवाल में आंख में घी का काम किया। युवाओं का ये विद्रोह किसी राजनीतिक पार्टी की अगुवाई में नहीं हो रहा, इसे लीड कर रहे हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। जी हाँ, विरोध की शुरुआत शांतिपूर्ण हुई थी, लेकिन बैरिकेड्स टूटते ही आंदोलन उग्र हो गया। देखते ही देखते ये आंदोलन काठमांडू से निकलकर विराटनगर, बुटवल, चितवन और पोखरा तक फैल गया। हर जगह एक ही मांग गूंज रही है, करप्शन खत्म करो और डिजिटल एक्सेस बहाल करो। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव भी मान चुके हैं कि ये बैन युवाओं की रोजी रोटी पर सीधा वार है। ऑनलाइन शिक्षा, स्टार्टअप्स और रोजगार पर ताला लग गया है। सरकार को आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग की है और संवाद करना चाहिए युवाओं से। दरअसल नेपाल की राजनीति लंबे समय से अस्थिरता में फंसी हुई है। ओली की कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस गठबंधन में भी खींचतान जारी है। इस बीच बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी ने जनता का गुस्सा और बढ़ा दिया है। नेपाल के मौजूदा हालात हमें याद दिलाते हैं कि कोविड के बाद दक्षिण एशिया में एक एक करके कई देश राजनीतिक संकट में डूबे। जैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति को भागना पड़ गया, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का पतन हो गया, पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बवाल हुआ जो आज भी जारी है। अब ये तूफान नेपाल तक आ गया है, ऐसा जानकारों का मानना है। जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं कि इस जनरेशन जी का क्या मतलब है, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। दरअसल ये बहुत आसान है। जनरेशन जी यानी उन युवाओं की पीढ़ी जिनका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ। ये आज नेपाल की सबसे बड़ी युवा आबादी है और इनकी उम्र अभी लगभग 12 साल से लेकर 28 साल के बीच है। ये पूरी तरह डिजिटल युग में पली बड़ी है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया इनके रोजमर्रा का हिस्सा हैं ये सब चीज़ें। शिक्षा, रोजगार और आज़ादी के मुद्दों को लेकर ये ज़्यादा जागरूक है ये जनरेशन जी। नेपाल की राजनीति और व्यवस्था में इन्हें करप्शन, बेरोजगारी और पारदर्शिता की कमी सबसे बड़ी समस्या लगती है। जेन जी को लगता है कि सरकार उनकी आवाज़ दबा रही है, खासकर तब जब सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया। तो बड़ा सवाल अब यही है, क्या नेपाल अपने लोकतंत्र को बचा पाएगा या फिर चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए और भी बड़े संकट में फंस जाएगा? जनरेशन जी ने बगावत का बिगुल तो बजा दिया है। अब देखना है कि ये क्रांति नेपाल को नया रास्ता दिखाती है या राजनीतिक अस्थिरता और गहरी हो जाती है। नेपाल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।